इमेजिन करिए कि आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं बट उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं बट नहाने को तो दूर छोड़ो, ब्रश करने के लिए भी पानी नहीं है। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं था, बल्कि ये 2024 में भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु की हकीकत थी। India's IT capital parched. Taps go dry in Garden City, Bengaluru. All in all, I would say the situation is from the decade of staying here, it's the worst that we have seen. पॉल्यूटेड वाटर से होने वाली बीमारियां, वाटर बोर्न डिसीज भारत को हर साल लगभग $600 मिलियन का नुकसान पहुंचाती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि वाटर क्राइसिस की वजह से 2050 तक भारत की जीडीपी को 6% का नुकसान होगा। पानी अब एक लड़ाई का कारण बन रहा है। कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक आमने सामने हैं, जहां पर पुरुष सिर्फ दूसरी तीसरी शादी इसीलिए करता है ताकि घर में पानी लाने वालों की संख्या बढ़ जाए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 60 करोड़ लोग, जी हां 600 मिलियन पीपल्स हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात है कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम यूएसए और चाइना को कंबाइन कर दे तब भी वो हमसे पीछे हैं और हम उनसे आगे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये जो हो रहा है वो असल में हमारे फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की उस प्रॉब्लम की जो किसी भी वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हम जानेंगे कि कैसे हमारे शहर डे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारे आने वाली जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट डालेगी। इसका हमारी जेब और हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है और क्या हम इसे रोक नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। Below the wells that are dry to try to find any water whatsoever. What could happen without improved water management? This is a government issue here. 21 cities by just next year could run out of groundwater. That's just next year. Now the projection in 10 more years. By the year 2030, 40% of all of India could have no water in their groundwater and no access to drinking water. सबसे पहले जब हम किसी मेजर प्रॉब्लम पर बात करते हैं तो हमें ये जानना बेहद ही जरूरी होता है कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा गहरी है। अक्सर हम सभी लोग सोचते हैं कि बारिश अच्छी हुई है तो सब ठीक ही होगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में मानसून लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसीलिए यहाँ डाटा कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGW की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 30 से 35% जिलों में भूजल स्तर क्रिटिकल या ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ चुका है। नीति आयोग ने चेतावनी दी थी कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद समेत 21 बड़े राज्य डे जीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी वो दिन जब जमीन के नीचे का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चेन्नई ने 2019 में इसका ट्रेलर देखा था और बेंगलुरु ने 2024 में। पंजाब और हरियाणा में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जा चुका है कि नासा की सैटेलाइट में भी यहाँ की ग्रेविटी में चेंजेस देखे गए हैं। आजादी के टाइम पर यानी 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता दर 5177 क्यूबिक मीटर्स की थी, लेकिन आज के टाइम पर यह गिरकर 1486 क्यूबिक मीटर्स रह गई है। यूनाइटेड नेशंस के मानकों के हिसाब से अगर ये आंकड़ा 1700 से नीचे जाता है तो कंट्री वाटर स्ट्रेस्ड है, और अगर 1000 के नीचे जाता है तो कंट्री में वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की भारी किल्लत है और हम उस रेड लाइन के बिल्कुल करीब हैं। 2050 तक ये आंकड़ा 1140 क्यूबिक मीटर्स तक जाने का अनुमान है, जो अभी 1486 क्यूबिक मीटर्स है। हमारे शहरों में सप्लाई होने वाला 40 to 50% पानी तो नलों तक पहुंचता ही नहीं है। हम इसे नॉन रेवेन्यू वाटर बोलते हैं, जो चोरी और लीकेज में बह जाता है। दूसरी तरफ हम RO प्यूरिफायर मशीन का यूज करते हैं। आपको पता भी है ये 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट कर देती है। ये एक ऐसी लग्जरी लाइफ है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ बारिश है? तो नहीं, इसका काफी हद तक कारण हमारी पॉलिसीज और हमारे तौर तरीके हैं। तो चलिए इन्हें भी एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। इंडिया में टोटल पानी में से 80 to 90% का हिस्सा तो सिर्फ खेती यानी एग्रीकल्चरल यूज में होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो इंडियन फार्मर्स गलत जगह पर गलत फसल उगाते हैं, जिसमें और भी ज्यादा पानी का कंजप्शन बढ़ता है। महाराष्ट्र और पंजाब जहाँ पर पानी की भारी किल्लत है, वहाँ पर भी फार्मर्स गन्ना और
धान की खेती करते हैं। ये दोनों फसलें ही वाटर गजलर्स हैं, यानी इन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई स्टेट्स में तो फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि 24 घंटे ट्यूबवेल चलते रहते हैं, कोई भी स्विच ऑफ करने वाला नहीं है। मेरे घर के आसपास ही ऐसा होता है तो मैं इसे पर्सनली देखता हूँ, लेकिन वो समझते नहीं और बिल आना नहीं है तो कोई फिक्र भी नहीं करता। पानी चलता रहता है और वेस्ट होता रहता है। आज भी इंडियन फार्मर्स ओल्ड टेक्निक्स का यूज करते हैं खेती करने के लिए। आज भी हम फ्लड इरिगेशन यानी पूरे खेत को पानी से भर देने वाली टेक्निक का यूज करते हैं, जबकि ये टेक्निक पूरे वर्ल्ड में आउटडेटेड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर बेंगलुरु का एग्जाम्पल ले तो पहले इसे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता था। 1960s के टाइम पर वहाँ 260 प्लस लेक्स थी, बट आज केवल 80 बची हैं। बाकी के झीलों पर अपार्टमेंट बना दिए गए, मॉल्स बना दिए गए, बस स्टैंड्स बना दिए गए। सब कोई जानता है कि बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने के लिए मिट्टी चाहिए, लेकिन हमने हर जगह पर तो कंक्रीट बिछा दी है, तो वो सूखने के बजाय बाढ़ बनकर बह जाता है। हमारी पवित्र नदियां यानी गंगा यमुना कई जगहों पर तो सिर्फ एक नाला बनकर रह गई हैं। इनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज्यादा है कि पानी ट्रीटमेंट करने के बाद भी पीने लायक नहीं बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे मॉनसून का पूरा पैटर्न ही बिगाड़ दिया है। पहले जो बारिश 4 महीने में धीरे धीरे होती थी, अब वही पूरे सीजन की बारिश सिर्फ 4 से 5 दिनों में हो जाती है। इसका अंजाम फ्लैश फ्लड्स होते हैं। पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि उसे स्टोर करने का टाइम ही नहीं मिलता, और वो पानी बाढ़ बनकर समुद्रों में मिल जाता है। यानी पहले बाढ़ है फिर सूखा भी है। भारत में पानी का कोई प्राइस नहीं है। ग्राउंड वाटर लॉज अंग्रेजों के टाइम के हैं। जिसकी जमीन उसके नीचे का पानी उसका, इसी सोच ने पानी के अंधाधुंध एक्सट्रैक्शन को कानूनी बना दिया है। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम तो सिर्फ फार्मर्स की है तो नहीं, रुकिए, ये प्रॉब्लम अब आपके वॉशरूम और किचन तक भी आ चुकी है। जब जमीन का पानी गहरा होता चला जाता है तो हम आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम की लेयर्स तक पहुंच जाते हैं। भारत के ही कई स्टेट्स में फ्लोराइड वाला पानी पीने से लोगों की हड्डियां तक टेढ़ी हो रही हैं। पॉल्यूटेड वाटर से होने वाली बीमारियां, वाटर बोर्न डिसीज, भारत को हर साल लगभग $600 मिलियन का नुकसान पहुंचाती हैं। ये एक स्लो पॉइजन है जो हम हर दिन पी रहे हैं। बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस 2024 के दौरान एक पानी का टैंकर जिसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए थी, उसका प्राइस भी 2500 तक पहुंच गया था। एक आम मिडिल क्लास फैमिली का पूरा बजट ही सिर्फ पानी खरीदने में बिगड़ गया। पानी के बगैर इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती। कई टेक्सटाइल और पेपर मिल्स के उत्पादन ठप पड़ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि वाटर क्राइसिस की वजह से 2050 तक भारत की जीडीपी को 6% का नुकसान होगा। पानी अब एक लड़ाई का कारण बन रहा है। कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक आमने सामने हैं। सतलुज यमुना लिंक SYL पर पंजाब और हरियाणा बिल्कुल आमने सामने हैं। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में वाटर वाइफ्स कॉन्सेप्ट है, जहां पर पुरुष दूसरी तीसरी शादी सिर्फ इसीलिए करता है ताकि घर में पानी लाने वालों की संख्या बढ़ जाए। हर दिन पानी को लेकर इंडिया में हजारों मौतें होती हैं, और अब आप शायद समझ गए होंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कितनी डीप है। ये तस्वीर भले ही डरावनी है, लेकिन अभी भी उम्मीद है इसे ठीक करने की, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इजराइल मॉडल। इजराइल एक रेगिस्तान है, फिर भी वहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि इजराइल ड्रिप वाटर इरिगेशन टेक्निक का यूज करता है। सेकंड, वाटर रिसाइकलिंग। सिंगापुर अपनी जरूरत का लगभग 40% पानी सीवेज वाटर को रिसाइकिल करके बनाता है। इंडिया में भी इंडस्ट्रीज के लिए ग्रे वाटर अनिवार्य करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य हर घर तक नल पहुंचाना है। अटल भूजल योजना का सीधा फोकस ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर है। हमें स्पंज सिटीज बनानी होंगी। चाइना और यूरोप की सड़कें और फुटपाथ ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो रेन वाटर को अपने अंदर सोख लेती हैं। झीलों को फिर से जीवित करना होगा, ना कि उन पर मॉल्स बनाना। तो दोस्तों, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, बट हमें भी पानी बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।